मैंने जब पहली बार रानीगढ़ का नाम सुना था तो यह किसी फिल्मी कहानी जैसा लगा था। उत्तराखंड के इस छोटे से पहाड़ी कस्बे में मेरा तबादला हुआ था। मैं एक इंजीनियर हूं और हमारी कंपनी का नया प्रोजेक्ट वहीं शुरू हो रहा था। शहर की भाग दौड़ से दूर, पहाड़ों की ठंडी हवा और शांत वातावरण की कल्पना ही मन को सुकून देने वाली थी। लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि यह यात्रा मेरे जीवन की सबसे रहस्यमयी और डरावनी यात्रा बनने वाली थी। बस स्टेशन पर जब मैंने अपनी बस पकड़ी तो शाम का समय था। हल्की ठंडक हवा में घुली हुई थी और सड़क किनारे खड़े पेड़ धीरे धीरे झूम रहे थे। पहाड़ों की ऊंचाई पर सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें पूरे वातावरण को जादुई बना रही थीं। मैंने खिड़की वाली सीट चुनी थी ताकि रास्ते का नज़ारा देख सकूं। मेरे पास एक किताब थी लेकिन मन रास्ते पर ही लगा हुआ था। बस जैसे ही आगे बढ़ी, मेरी निगाहें खिड़की से बाहर भागती चली गईं। सफर के कुछ घंटे बाद जब बस घुमावदार पहाड़ी रास्तों पर बढ़ने लगी तो यात्रियों की संख्या भी कम होने लगी थी। मैं खिड़की से बाहर देख ही रहा था कि मेरी नज़र बस के एक कोने पर बैठी लड़की पर पड़ी। वह खामोशी से अपनी सीट पर बैठी थी। उसकी लंबी काली जुल्फें हल्की हवा में उड़ रही थीं। उसने हल्के रंग का सूट पहना था और उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। मुझे महसूस हुआ कि जैसे वह किसी सोच में डूबी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में एक रहस्यमयी आकर्षण था जिसे मैं नज़रअंदाज नहीं कर पाया। मैंने सोचा कि शायद वह भी किसी गांव या कस्बे की रहने वाली होगी, लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि मैंने उसे बस में चढ़ते नहीं देखा था। सफ़र के दौरान अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन उसके चेहरे की उदासी और आंखों में छिपे गहरे राज ने मुझे उसकी तरफ आकर्षित कर दिया था। मैंने हिम्मत करके उससे बात करने का सोचा, लेकिन उसके चेहरे की गंभीरता देखकर खुद को रोक लिया। बस की गति धीमी होने लगी थी और हम अब घने जंगल के बीच से गुजर रहे थे। सूरज डूब चुका था और सड़क पर हल्का कोहरा फैलने लगा था। तभी अचानक बस एक छोटे से सुनसान मोड़ पर रुकी। वह लड़की बिना कुछ कहे उठी और दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। मैं चौंक गया क्योंकि उस जगह पर कोई बस स्टॉप नहीं था। बस ड्राइवर और कंडक्टर ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लड़की बस से नीचे उतर गई और धीरे धीरे कोहरे में लुप्त हो गई। मैंने कंडक्टर से पूछा, यह कौन थी और यहाँ बस क्यों रुकी? कंडक्टर ने मेरी ओर हैरानी से देखा और बोला, सर, बस तो कहीं रुकी ही नहीं थी। उसकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने स्पष्ट रूप से देखा था कि बस रुकी थी और वह लड़की नीचे उतरी थी, लेकिन बाकी यात्रियों पर कोई असर नहीं पड़ा था, मानो किसी ने कुछ देखा ही न हो। मेरा दिमाग यह सोचकर परेशान हो गया कि यह कैसे संभव हो सकता है। रास्ते भर मैं उसी के बारे में सोचता रहा। क्या वह कोई असली लड़की थी या कुछ और? उसके चेहरे की उदासी, उसकी आंखों की गहराई, उसका बिना कुछ कहे बस से उतर जाना, यह सब मुझे बेचैन कर रहा था। कुछ देर बाद मैं खुद को यह समझाने लगा कि शायद सफ़र की थकान की वजह से मुझे भ्रम हो रहा था, लेकिन दिल के किसी कोने में यह सवाल अटका रहा कि अगर वह सिर्फ एक भ्रम थी तो वह इतनी वास्तविक क्यों लगी। रानीगढ़ पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी। बस जब छोटे से स्टेशन पर रुकी तो हल्की ठंड महसूस हो रही थी। मैंने अपने बैग को कसकर पकड़ा और होटल के लिए निकल पड़ा। होटल स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं था, लेकिन सड़कें सुनसान थीं। पहाड़ों पर रातें जल्दी गहरी हो जाती हैं और यहाँ का सन्नाटा कुछ अलग ही था। दूर कहीं से किसी झींगुर की आवाज़ आ रही थी और हल्की हवा पेड़ों के पत्तों को सरसराते हुए गुजर रही थी। होटल हिल व्यू लॉज नाम से एक पुरानी इमारत थी। मैं अंदर गया और रिसेप्शन पर मौजूद व्यक्ति से अपना कमरा चेक इन कराया। होटल का इंटीरियर काफ़ी पुराना था। लकड़ी की दीवारें और फर्श एक अजीब सी खामोशी में डूबी हुई थीं। कमरे में जाते ही मैंने खिड़की से बाहर झांका। पहाड़ों के बीच दूर दूर तक सिर्फ अंधेरा फैला हुआ था। कहीं कहीं दूर गांवों की टिमटिमाती रोशनी दिख रही थी। मैंने सोचा कि सफ़र की थकान उतारने के लिए नहा लिया जाए। जैसे ही मैं बाथरूम में जाने के लिए मुड़ा, मेरी नज़र टेबल पर रखे रूमाल पर गई। मैं चौंक गया क्योंकि ये वही रूमाल था जो मैंने बस में उस लड़की के हाथ में देखा था। लेकिन ये यहाँ कैसे आया? मेरे दिमाग में फिर से वही सवाल घूमने लगे। क्या वह लड़की असली थी? अगर वह कोई आत्मा थी तो मैं ही क्यों उसे देख सका? और यह रूमाल यहाँ कैसे आया?
मैं जितना सोचता उतना ही उलझता जाता। अचानक कमरे की लाइट हल्की हल्की झपकने लगी। मैंने सोचा कि यह कोई बिजली की गड़बड़ी होगी, लेकिन तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में बस मेरी ही परछाई थी, जो हल्की रोशनी में टेबल पर पड़ रही थी। मेरे शरीर में एक ठंडक दौड़ गई। मैंने झट से रूमाल उठाया और गौर से देखा। रेशमी कपड़े पर हल्की सुगंध थी, वही खुशबू जो उस लड़की के आसपास महसूस हुई थी। मेरा मन अब डर और उत्सुकता के बीच झूलने लगा था। मैं यह मानने को तैयार नहीं था कि जो कुछ मैंने देखा वह सिर्फ मेरा वहम था। लेकिन इस होटल में आकर वह रूमाल मेरे कमरे में कैसे आ गया? रात का पहला पहर बीत रहा था। मैं बिस्तर पर लेटा, लेकिन नींद मुझसे कोसों दूर थी। रह रहकर मुझे बस का वह सफ़र, वह लड़की और उसका रहस्यमयी अंदाज याद आ रहा था। मैं यह तय कर चुका था कि इस रहस्य से पर्दा उठाना ही होगा। लेकिन तब तक मुझे नहीं पता था कि यह सिलसिला मुझे किस ओर ले जाएगा। रात के अंधेरे में होटल के कमरे की खामोशी मुझे परेशान कर रही थी। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें, हल्की झींगुरों की आवाज़ और बाहर पहाड़ों में बहती ठंडी हवा, सब मिलकर एक अजीब सा माहौल बना रहे थे। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। दिमाग में बस वही लड़की घूम रही थी, वह लड़की जो बस से उतर गई थी और जिसे किसी ने नहीं देखा था सिवाय मेरे। और फिर यह रूमाल, यह मेरे कमरे में कैसे आया? मैंने टेबल से रूमाल उठाया और गौर से देखने लगा। रेशमी कपड़े की सतह पर हल्की सी चमक थी और उसकी खुशबू किसी पुराने इत्र की तरह थी, जो धीरे धीरे कमरे में घुल रही थी। ये वही खुशबू थी जो बस में उस लड़की के पास से आ रही थी। मेरा मन किसी अज्ञात डर से भरने लगा। क्या यह सब सच में हो रहा था या मैं बस ज्यादा सोच रहा था? मैंने झटके से खुद को झिड़का। शायद ये होटल के किसी पुराने मेहमान का होगा। मैंने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मेरे भीतर एक बेचैनी थी जो कम नहीं हो रही थी। मैं उठकर कमरे की खिड़की के पास गया और पर्दा हटाया। बाहर घना अंधेरा था। पहाड़ों में रातें वैसे भी ज्यादा रहस्यमयी लगती हैं। नीचे होटल के लॉन में हल्की रोशनी जल रही थी, लेकिन चारों ओर सन्नाटा पसरा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी, जो रात के इस माहौल को और भी अजीब बना रही थी। मैं कुछ देर खिड़की से बाहर देखता रहा, फिर वापस बिस्तर पर आकर लेट गया। कुछ देर बाद जब मैं लगभग नींद के करीब था, तभी अचानक मुझे कमरे के दरवाजे पर धीमी धीमी दस्तक सुनाई दी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। इतनी रात को कौन हो सकता है? होटल का स्टाफ? लेकिन इतनी देर से कौन आएगा? मैंने धीरे से बिस्तर से उठकर दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। दस्तक फिर से हुई, हल्की लेकिन साफ सुनाई देने वाली। मैंने झिझकते हुए दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। मैंने चारों ओर देखा, लेकिन होटल की संकरी गैलरी पूरी तरह सुनसान थी। ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और मेरे शरीर में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और अपनी पीठ दरवाजे से टिका दी। अब मुझे सच में डर लगने लगा था। मैंने घड़ी की ओर देखा। रात के 2 बज रहे थे। पूरे होटल में गहरा सन्नाटा था। मेरी नींद पूरी तरह गायब हो चुकी थी। मैंने एक गिलास पानी पिया और अपने आप को सामान्य करने की कोशिश की, लेकिन तभी मेरे कानों में धीमी सी हंसी की आवाज पड़ी। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा। वह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ थी। वह किसी लड़की की हंसी थी, एक हल्की, धीमी, लेकिन दिल दहला देने वाली हंसी। अब मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा था। यह सब क्या हो रहा था? क्या यह कोई भ्रम था या सच में कुछ अजीब घट रहा था? मैंने हिम्मत जुटाई और खिड़की से बाहर झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। होटल का लॉन खाली था, सड़क पर कोई नहीं था। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ बहुत गलत था। थकान और डर के बीच मैं किसी तरह बिस्तर पर लेट गया। मेरी आंखें बंद थीं, लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह जाग रहा था। नींद कब आई ये मुझे याद नहीं, लेकिन जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी और बाहर पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। लेकिन मेरे मन में पिछली रात की घटनाओं की गूंज अभी भी थी।
क्या वह सब सच था या सिर्फ मेरा वहम? मैंने जल्दी से नहाने की सोची ताकि दिमाग थोड़ा शांत हो सके, लेकिन जैसे ही मैं बाथरूम में घुसा मेरी नज़र आईने पर गई। आईने पर उंगलियों के निशान थे, हल्के धुंधले लेकिन साफ। मेरी सांसें थम गईं। यह निशान मेरे नहीं थे। कोई यहाँ था, कोई जिसे मैं देख नहीं सकता था। अब मैं पूरी तरह यकीन कर चुका था कि मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। यह सिर्फ एक संयोग नहीं था, यह कोई खेल भी नहीं था। यहाँ कुछ था, कुछ जो मेरी मौजूदगी को महसूस कर रहा था, कुछ जो मेरे आसपास था। मैंने जल्दी से कपड़े पहने और होटल के रिसेप्शन पर पहुंचा। रिसेप्शन पर एक बुजुर्ग आदमी बैठा था जिसने मुझे आते ही मुस्कुराकर देखा। कैसा लगा होटल साहब? उसने पूछा। होटल तो अच्छा है, लेकिन मैंने हिचकिचाते हुए कहा। कल रात कुछ अजीब हुआ। उस आदमी की मुस्कान हल्की हो गई। उसने मुझे गौर से देखा और धीरे से बोला, अजीब? किस तरह का अजीब? मैंने उसे सारी बातें बता दी। बस में मिली लड़की, रूमाल, दरवाजे की दस्तक, आईने पर उंगलियों के निशान। मेरी बातें सुनते ही उसके चेहरे का रंग थोड़ा बदल गया। कुछ देर तक वह चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप पहली बार रानीगढ़ आए हैं? हाँ, मैंने जवाब दिया। उसने गहरी सांस ली और फिर बोला, आप जिस लड़की की बात कर रहे हैं वह कोई आम लड़की नहीं थी। आप उसे बस में मिले थे, है ना? मैंने हैरानी से उसकी ओर देखा। हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? उसने एक पल के लिए मेरी आंखों में देखा, फिर धीरे से बोला, क्योंकि वह लड़की इस शहर की सबसे पुरानी कहानियों में से एक है। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने आगे झुककर पूछा, क्या मतलब? कौन थी वह? उसने एक पल चुप रहकर कहा, यहाँ एक पुरानी कथा है। एक लड़की जो सालों पहले रानीगढ़ से लापता हो गई थी। कहते हैं वह बस में सफ़र कर रही थी, लेकिन उसके बाद उसे किसी ने कभी नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं कि वह रास्ते में कहीं गायब हो गई, तो कुछ कहते हैं कि उसने खुद को पहाड़ों से नीचे गिरा दिया। लेकिन एक बात तय है, वह कभी वापस नहीं आई। मेरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने धीमी आवाज में पूछा, तो क्या वह भूत है? उस आदमी ने मेरी ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। कई लोगों ने उसे देखा है, लेकिन सिर्फ वही जो उसकी कहानी को सुनने के लिए तैयार होते हैं। अब मेरी समझ में आ रहा था कि मैंने क्या देखा था। ये कोई संयोग नहीं था, ये कोई भ्रम नहीं था। मैंने गहरी सांस ली और पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे मैं यह जान सकूं कि वह मुझसे क्या चाहती है? बुजुर्ग आदमी ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, अगर वह आपके पास आई है तो इसका मतलब है कि वह कुछ कहना चाहती है। आपको उसकी कहानी पूरी जाननी होगी, और यह कहानी आपको कोई आम इंसान नहीं बता सकता। आपको खुद उसकी परछाइयों के बीच जाना होगा। अब मैं जान चुका था कि यह सफर सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट का नहीं था। ये कुछ और था, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जो मुझे अपनी ओर खींच रहा था। और अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। रिसेप्शन पर बैठे उस बुजुर्ग आदमी की बातों ने मेरे मन में अजीब सी बेचैनी भर दी थी। मैं यहाँ एक साधारण सर्वे के लिए आया था, लेकिन अब यह जगह मुझे एक रहस्य में खींच रही थी, जिसकी परतें धीरे धीरे खुल रही थीं। उस लड़की की कहानी सुनकर मेरा दिमाग और भी सवालों से भर गया था। क्या वह सच में भूत थी? क्या मैंने जो देखा और महसूस किया वह सिर्फ मेरा भ्रम था, या वाकई में इस जगह पर कुछ अजीब घटित हो रहा था? होटल से बाहर निकलते ही सुबह की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकराई। पहाड़ों की चोटियों से उतरती हल्की धुंध अब भी फैली हुई थी, और सूरज की किरणें धीरे धीरे घाटियों में उतर रही थीं। मैंने अपने चारों ओर देखा। यह जगह जितनी खूबसूरत थी, उतनी ही रहस्यमयी भी लग रही थी। मैंने सोचा कि यहाँ के लोगों से उस लड़की के बारे में और जानकारी लेनी चाहिए। पास ही एक चाय की दुकान थी, जहाँ कुछ स्थानीय लोग बैठे थे। मैं वहाँ गया और एक चाय का ऑर्डर दिया। दुकानदार एक अधेड़ उम्र का आदमी था, जिसकी आंखों में पहाड़ी जीवन का गहरा अनुभव झलक रहा था। मैंने उससे कैजुअली पूछा, भाई साहब, मैं यहाँ नया हूँ, सुना है इस जगह की कुछ पुरानी कहानियाँ हैं। उस आदमी ने मेरी ओर गौर से देखा और फिर हल्का मुस्कुराया। कौन सी कहानी सुनना चाहते हो बाबूजी? यहाँ हर मोड़, हर चट्टान की अपनी एक कहानी है। मैं थोड़ा झिझका, फिर धीरे से बोला,
एक लड़की की कहानी सुनी थी जो बस में सफर कर रही थी लेकिन फिर लापता हो गई। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। आसपास बैठे लोग भी चुप हो गए। कुछ देर के लिए ऐसा लगा जैसे हवा भी रुक गई हो। दुकानदार ने एक गहरी सांस ली और धीरे से कहा, तुम किसकी बात कर रहे हो? ये मैं समझ गया हूँ, लेकिन यह कहानी इतनी आसान नहीं है। यह सिर्फ खो जाने की कहानी नहीं है, यह आत्माओं की पुकार की कहानी है। मुझे महसूस हुआ कि मैं सही दिशा में बढ़ रहा था। मैंने उत्सुकता से पूछा, आपको क्या पता है? उसने एक पल के लिए मुझे गौर से देखा, फिर धीमे स्वर में बोलना शुरू किया। आज से कई साल पहले रानीगढ़ की पहाड़ियों में एक लड़की रहती थी, सुहानी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी किस्मत इतनी सुंदर नहीं थी। कहते हैं कि उसकी शादी एक जमींदार के बेटे से तय थी, जो बहुत क्रूर और लालची आदमी था। सुहानी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। शादी से ठीक एक हफ्ते पहले वह इस गांव से गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि वह कहाँ गई, लेकिन कुछ लोगों ने उसे आखिरी बार एक बस में देखा था। फिर क्या हुआ? मैंने बेचैनी से पूछा। कभी किसी ने उसे जिंदा नहीं देखा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा अब भी यहाँ भटकती है, और जो भी उसकी कहानी को जानने की कोशिश करता है वह खुद उसकी गूंज में उलझ जाता है। मैंने एक सिहरन महसूस की। क्या मेरे साथ भी वही हो रहा था? चाय की दुकान से निकलकर मैंने सोचा कि मुझे उस जगह जाना चाहिए जहां सुहानी को आखिरी बार देखा गया था। होटल के रिसेप्शनिस्ट ने बताया था कि गांव के पुराने बस स्टॉप के पास एक पुराना पुल है जहां कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। जंगल के रास्ते से होते हुए मैं पुराने पुल तक पहुंचा। यह एक पतला सा लकड़ी का पुल था जो अब जर्जर हो चुका था। नीचे एक संकरी नदी बह रही थी जिसकी सतह पर सूरज की रोशनी झिलमिला रही थी। हवा में अजीब सी ठंडक थी और चारों ओर खामोशी पसरी थी। मैंने पुल के किनारे खड़े होकर चारों ओर देखा। कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने आगे कदम बढ़ाया, मुझे अपने पीछे किसी की आहट सुनाई दी। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने अपने आप को शांत करने की कोशिश की। शायद यह मेरा भ्रम है, मैंने खुद से कहा। लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि हवा में वही खुशबू घुल रही थी, वही पुराना इत्र जो मैंने बस में महसूस किया था। मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। यह वही खुशबू थी जो उस लड़की के रूमाल से आ रही थी। क्या वह यहाँ थी? क्या वह मुझे देख रही थी? मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, अगर तुम यहाँ हो तो मुझे कोई निशान दो। मुझे बताओ कि तुम क्या चाहती हो। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत रहा, लेकिन फिर हवा अचानक तेज हो गई। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे और पुल के नीचे बहती नदी की आवाज बढ़ने लगी। मैंने महसूस किया कि मेरी पीठ पर ठंडे पसीने की बूंदें आ गई थीं और फिर मुझे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। कोई मेरा नाम पुकार रहा था, अर्नव। मैंने घबराकर चारों ओर देखा। मेरी सांसें तेज हो गईं। कौन हो तुम? मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस हवा में उसकी गूंज बाकी रह गई। मैं तेजी से वहां से पीछे हटने लगा। मेरा मन कह रहा था कि मुझे यहां नहीं रुकना चाहिए, लेकिन जैसे ही मैं मुड़ने लगा, मुझे पुल के किनारे पर कुछ चमकती हुई चीज दिखाई दी। मैंने धीरे से आगे बढ़कर देखा। वह एक पुरानी चूड़ी थी, टूटी हुई लेकिन अब भी चमकती हुई। मैंने धीरे से उसे उठाया। वह ठंडी थी, जैसे बरसों से किसी ने उसे छुआ ना हो। अब मेरे मन में कोई शक नहीं था। सुहानी की आत्मा अब भी यहाँ थी और वह मुझे कुछ बताना चाह रही थी, लेकिन क्या? ये सब सोचते हुए मैंने चूड़ी अपनी जेब में रख ली और तेजी से वहां से निकल आया। मेरा दिमाग अब और भी सवालों से भर गया था। अगर यह सच में सुहानी की आत्मा थी, तो वह मुझसे संपर्क क्यों कर रही थी? क्या वह चाहती थी कि मैं उसकी कहानी पूरी जानूं? शाम तक मैं वापस होटल आ चुका था, लेकिन मेरा मन अब भी बेचैन था। मैंने तय किया कि मैं इस रहस्य को जानकर ही रहूंगा। चाहे जो भी हो, मैं सुहानी की गूंज को पूरी तरह समझे बिना वापस नहीं जाऊंगा। होटल के कमरे में लौटने के बाद भी मेरा मन शांत नहीं था। वह पुरानी चूड़ी अब भी मेरी जेब में थी और बार बार मुझे यह एहसास हो रहा था कि जैसे यह कोई साधारण चूड़ी नहीं, बल्कि एक संदेश था, एक अधूरी कहानी का हिस्सा, जिसे पूरा करना अब मेरा कर्तव्य बन चुका था। रात के अंधेरे में कमरे की खिड़की से बाहर झांककर मैंने पहाड़ियों को देखा।
वहां घना जंगल था, जिसके पेड़ों की परछाइयां हल्की रोशनी में हिल रही थीं। मुझे लगा जैसे वे परछाइयां मुझसे कुछ कहना चाह रही हों। मन में एक ख्याल आया, क्या मुझे जंगल में जाना चाहिए? क्या वहां कोई ऐसा सुराग मिलेगा जो सुहानी की कहानी को आगे बढ़ा सके? मुझे रिसेप्शन पर बैठे बुजुर्ग व्यक्ति की बातें याद आईं। रात को जंगल में मत जाना, वहां कुछ है जो अब भी इस दुनिया से जुड़ा है। लेकिन अब पीछे हटना मेरे लिए संभव नहीं था। मैंने धीरे से अपनी जैकेट पहनी, मोबाइल की टॉर्च जलाई और होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल आया। ठंडी हवा बदन से टकराई, लेकिन मेरे अंदर उत्सुकता की एक अलग ही आग जल रही थी। मैंने जंगल की ओर कदम बढ़ा दिए। जंगल में घुसते ही चारों ओर घना अंधेरा था। पेड़ों के पत्तों की सरसराहट के अलावा कहीं कोई आवाज नहीं थी। मुझे महसूस हो रहा था कि मैं अकेला नहीं हूं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी हर हरकत को देख रहा हो। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा, हर कदम संभल कर रखता हुआ। कुछ दूर चलने के बाद मुझे एक पुरानी टूटी हुई चौकी दिखी, जिस पर कभी किसी ने बैठने की कोशिश की होगी। उसके पास एक जलता हुआ दिया रखा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यहाँ इस वक्त कौन हो सकता था? क्या कोई और भी इस जंगल में था? जैसे ही मैं उस दिए के पास पहुंचा, हवा अचानक तेज हो गई और दिए की लौ कांपने लगी। मैं रुक गया। तभी मुझे पास की झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। मैंने तुरंत टॉर्च उस ओर घुमाई, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कौन है वहां? मैंने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन अगले ही पल मुझे एक धीमी सी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। ये आवाज बिल्कुल वैसी ही थी जैसी मैंने उस बस में सुनी थी। मैंने हिम्मत जुटाकर टॉर्च आगे बढ़ाई और झाड़ियों के पास गया। वहां कुछ नहीं था, सिवाय एक पुराने लाल रंग के दुपट्टे के, जो झाड़ियों में उलझा हुआ था। मैंने धीरे से उसे उठाया। उस पर मिट्टी और सूखे खून के धब्बे थे। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। ये सब क्या हो रहा था? तभी हवा में वही जानी पहचानी खुशबू घुल गई, वही इत्र की हल्की महक। मेरी आंखों के सामने फिर से वही धुंधली परछाई उभरने लगी और फिर एक आवाज गूंजी, अर्णव। मैंने तेजी से चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। आवाज साफ थी, जैसे कोई मेरे बहुत पास खड़ा हो। मैंने गहरी सांस ली और कहा, सुहानी, क्या तुम हो? अगर तुम यहाँ हो तो मुझे दिखो। मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। कुछ पल तक सिर्फ सन्नाटा था। फिर अचानक टॉर्च की रोशनी अपने आप बंद हो गई। मेरे हाथ से टॉर्च गिर गई और घुप अंधेरा छा गया। अब मुझे सिर्फ अपनी तेज धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने जेब में हाथ डालकर फोन निकाला और स्क्रीन ऑन की। हल्की रोशनी में मैंने देखा कि मेरे ठीक सामने कोई खड़ा था, एक धुंधली छाया जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। मेरे पैर जम गए। मेरे सामने एक लड़की खड़ी थी, लंबे बाल, सफेद सलवार कुर्ता और चेहरे पर एक अजीब सी उदासी। तुम सुहानी हो? मैंने डरते डरते पूछा। लड़की ने धीरे से सिर हिलाया। क्या हुआ था तुम्हारे साथ? लड़की ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी हवा में एक तेज झोंका आया और वह छवि धुंधली हो गई। उसके होंठ हिले, लेकिन आवाज दब गई। मुझे बस इतना सुनाई दिया, मुझे बचा लो। अचानक मेरे कानों में कई आवाजें गूंजने लगीं, किसी की चीख, किसी की हंसी, किसी के रोने की आवाज। मैं घबराकर पीछे हटा, लेकिन तभी मुझे लगा कि किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने तेजी से पलटकर देखा, कोई नहीं था, लेकिन मेरी जैकेट पर उंगलियों के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने सच में मुझे छुआ हो। अब यहाँ और रुकना संभव नहीं था। मैंने तेजी से जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। रास्ते में सूखी पत्तियां मेरे कदमों के नीचे चरमरा रही थीं और हर कोने से ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई मुझे देख रहा है। आखिरकार किसी तरह मैं होटल तक पहुंच गया और तेजी से अपने कमरे में घुस गया। दरवाजा बंद करके मैंने गहरी सांस ली। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मैंने जेब से वह लाल दुपट्टा निकाला। वह अब भी गीला था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। मैंने उसे गौर से देखा और तभी मुझे उसमें कढ़ाई से लिखे कुछ अक्षर दिखे। ये वही दुपट्टा था जो सुहानी ने पहना होगा। लेकिन यह यहाँ जंगल में कैसे पहुंचा? अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे सुहानी की पूरी कहानी जाननी थी, उसे न्याय दिलाना था और इसके लिए मुझे इस रहस्य की गहराई तक जाना था।
चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। होटल के कमरे में आते ही मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और गहरी सांस ली। पूरे शरीर में एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य साया अब भी मेरे साथ था। मेरा मन अभी तक जंगल में घटित घटनाओं से उबर नहीं पाया था। सुहानी की वह धुंधली परछाई, उसकी फुसफुसाहट और वह खून से सना दुपट्टा, यह सब किसी बुरे सपने जैसा लग रहा था। लेकिन मैं जानता था कि यह सपना नहीं था, यह हकीकत थी, एक डरावनी हकीकत। मैंने धीरे से जेब से वह लाल दुपट्टा निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। उसे देखते ही मेरे भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठी। क्या यह दुपट्टा सुहानी का था? अगर हाँ, तो वह जंगल में कैसे पहुंचा? क्या उसने वहां मदद के लिए कोई निशान छोड़ा था? कमरे में खामोशी थी, लेकिन उस खामोशी के बीच भी मुझे लग रहा था कि कोई मेरे आसपास मौजूद है। मैं बिस्तर पर बैठ गया और अपने फ़ोन की स्क्रीन पर नज़रें गड़ा दी। इंटरनेट कनेक्शन कमज़ोर था, लेकिन मैंने फिर भी सुहानी के लापता होने के बारे में कुछ जानकारी खोजने की कोशिश की। कुछ देर तक स्क्रीन पर कोई ख़ास जानकारी नहीं मिली, लेकिन फिर मुझे एक पुराना समाचार लेख मिला। हेडलाइन पढ़कर मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं। नंदा हिल्स के जंगल में गायब हुई लड़की अब तक नहीं मिली। मैंने उत्सुकता से वह पूरा लेख पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि सुहानी करीब 2 साल पहले अपने परिवार के साथ इस इलाके में घूमने आई थी। एक शाम वह होटल से बाहर निकली और फिर कभी वापस नहीं आई। पुलिस ने उसकी तलाश की, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी कोई लाश या कपड़े तक नहीं मिले थे। सिर्फ उसकी एक चूड़ी होटल के पास पड़ी मिली थी। मेरी आंखें तुरंत मेरी जेब की ओर गईं, जहां मैंने वह चूड़ी रखी थी। क्या यह वही चूड़ी थी? अगर हाँ, तो इसका मतलब था कि यह सब एक संयोग नहीं था। यह सब किसी रहस्य का हिस्सा था, जिसे सुलझाना अब मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। अचानक कमरे की खिड़की के पर्दे तेज हवा से फड़फड़ाने लगे। बाहर झांक कर देखा तो हवा एकदम शांत थी। मेरे शरीर में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। मैंने धीरे से पर्दा ठीक किया और वापस टेबल पर आकर बैठ गया। अब मेरे पास 2 सुराग थे, एक सुहानी की चूड़ी और दूसरा उसका दुपट्टा। लेकिन इससे ज्यादा जरूरी था कि मैं जानूं कि उस रात सुहानी के साथ आखिर हुआ क्या था। अगली सुबह मैं होटल के रिसेप्शन पर गया और वहां मौजूद बुजुर्ग आदमी से बात करने की कोशिश की। वह मुझे देखते ही थोड़ा असहज हो गया, मानो उसे पहले से पता था कि मैं कुछ पूछने वाला हूं। बाबा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, मैंने नरमी से कहा। उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। क्या आप सुहानी के बारे में जानते हैं? उनका चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उन्होंने इधर उधर देखा, फिर धीरे से फुसफुसाए, यहाँ उस नाम को मत लो बेटा। वह लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा वह अब भी यहाँ भटक रही है। आपको कैसे पता? मैंने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, मैंने खुद उसे देखा है। कई बार रात को जंगल से सिसकियों की आवाजें आती हैं। कभी कभी होटल के बरामदे में कोई सफेद परछाई दिखती है, और कई बार लोगों ने महसूस किया है कि कोई उनके कंधे पर हल्के से हाथ रखता है। लेकिन जब वे पलट कर देखते हैं तो कोई नहीं होता। मैंने अपने कंधे पर पड़े उन रहस्यमय निशानों को याद किया और सिहर उठा। लेकिन बाबा, सुहानी की आत्मा अब भी क्यों भटक रही है? बुजुर्ग आदमी कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, क्योंकि उसे अब तक न्याय नहीं मिला। लोग कहते हैं कि वह किसी हादसे का शिकार हुई थी, लेकिन मैंने हमेशा महसूस किया है कि मामला उतना सीधा नहीं है। कुछ तो ऐसा था जो पुलिस भी नहीं समझ पाई। मुझे एक सुराग मिल चुका था। यह सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं था, बल्कि इसमें कोई गहरी साजिश छुपी थी। मुझे अब किसी तरह उस रात की सच्चाई जाननी थी। मैंने उनसे पूछा, क्या यहाँ कोई पुरानी पुलिस रिपोर्ट या फाइल हो सकती है? उन्होंने थोड़ा सोचा और फिर धीरे से कहा, होटल के पिछले कमरे में एक पुरानी स्टोर रूम है। वहाँ कुछ पुराने दस्तावेज रखे हुए हैं, शायद उनमें तुम्हें कुछ मिल जाए। लेकिन बेटा, सावधान रहना। कुछ बातें जितनी गहरी होती हैं उतनी ही खतरनाक भी होती हैं। मैंने उनकी बात को ध्यान में रखा और स्टोर रूम की और बढ़ गया। स्टोर रूम में घुप अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। लकड़ी की पुरानी अलमारियों में धूल भरे कागज रखे थे। मैंने धीरे धीरे एक एक फाइल खंगालनी शुरू की। कुछ देर बाद मुझे एक पुराना जर्द पड़ चुका रजिस्टर मिला, जिस पर लिखा था, लापता लोगों की रिपोर्ट।
मैंने उत्सुकता से उसके पन्ने पलटे। कुछ पुराने मामलों की जानकारी दर्ज थी, लेकिन फिर मेरी नज़र उस पेज पर पड़ी जहां सुहानी का नाम लिखा था। सुहानी वर्मा, उम्र 22, गायब होने की तारीख 15 अगस्त 2023, अंतिम बार देखे जाने की जगह होटल का पिछला बगीचा। मुझे उस लाइन को पढ़कर झटका लगा। होटल का पिछला बगीचा, उसके नीचे एक हस्तलिखित नोट था। संभावना है कि लड़की जंगल में गई, लेकिन यह स्पष्ट नहीं कि वह वहां क्यों गई। परिवार ने कहा कि वह होटल में ही थी, लेकिन एक स्टाफ ने दावा किया कि उसने उसे रात के समय बाहर जाते देखा था। यह स्टाफ कौन था? क्या उसने कुछ और भी देखा था? मैंने ध्यान से पेज पलट कर देखा, लेकिन उसके आगे कुछ नहीं लिखा था। तभी हवा में फिर से वही जानी पहचानी इत्र की खुशबू घुल गई। मैंने तेजी से चारों ओर देखा, लेकिन स्टोर रूम में कोई नहीं था। फिर एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, सच्चाई छुपाई गई है अर्नव, ढूंढो, सच्चाई को ढूंढो। मेरे हाथ से फाइल छूटकर जमीन पर गिर गई। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। अब मुझे यकीन हो चुका था कि सुहानी की आत्मा अब भी इस दुनिया में है और वह चाहती थी कि मैं उसकी सच्चाई तक पहुंचूं। लेकिन यह सच्चाई क्या थी और इसे छुपाने वाला कौन था? अब मेरे पास दो ही रास्ते थे। या तो मैं इस होटल को छोड़कर चला जाऊं और इस रहस्य को अनसुलझा रहने दूं, या फिर इस गहरे अंधेरे में और अंदर जाकर सच को सामने लाने की कोशिश करूं। मैंने गहरी सांस ली। मैं जानता था कि अब पीछे हटना मुमकिन नहीं था। मुझे सुहानी को न्याय दिलाना था, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों न जाना पड़े। स्टोर रूम से निकलने के बाद भी मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। पुरानी फाइल में मिली जानकारी ने मेरे भीतर कई सवाल खड़े कर दिए थे। सुहानी की गुमशुदगी कोई साधारण घटना नहीं थी, इसमें कोई गहरी साजिश छुपी थी। लेकिन कौन था जो सच्चाई छुपा रहा था और क्यों? मैंने फाइल को वापस उसी अलमारी में रखा और होटल के गलियारे में आ गया। माहौल में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे यह जगह खुद कोई राज छुपा रही हो। रिसेप्शन पर वही बुजुर्ग आदमी अब भी बैठा था, लेकिन उसने मुझसे नजरें चुरा ली। मुझे समझ आ गया कि वह कुछ छुपा रहा था। मैंने हिम्मत जुटाई और उनके पास गया। बाबा, मुझे और जानकारी चाहिए। सुहानी के बारे में कुछ तो ऐसा है जो अब तक किसी को नहीं पता चला। क्या आप सच में कुछ नहीं जानते? उन्होंने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोले, बेटा, कुछ बातें जितनी कम जानो उतना अच्छा है। इस होटल में कई लोग आए और गए, लेकिन जो सुहानी के पीछे सच को जानने की कोशिश करता है वह खुद मुसीबत में पड़ जाता है। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या रहस्य है? उन्होंने आसपास देखा, मानो कोई सुन रहा हो। फिर बहुत धीमी आवाज में बोले, कुछ साल पहले यहाँ एक आदमी ठहरा था। वह पत्रकार था और सुहानी की कहानी पर रिसर्च कर रहा था। वह होटल में 3 दिन रहा, लेकिन चौथे दिन अचानक गायब हो गया। उसका सामान होटल के कमरे में मिला, लेकिन वह खुद कभी नहीं मिला। पुलिस ने बहुत खोजबीन की, लेकिन उसे ढूंढ नहीं पाई। मेरे शरीर में ठंडक दौड़ गई। क्या मैं भी उसी रास्ते पर जा रहा था? लेकिन अब पीछे हटना नामुमकिन था। मैंने उनसे आखिरी सवाल पूछा, क्या आपने आखिरी बार सुहानी को देखा था? वे कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैंने उसे आखिरी बार होटल के पीछे वाले बगीचे में देखा था। वह किसी से मिल रही थी, लेकिन मुझे ठीक से नहीं दिखा कि वह कौन था। और फिर वह कभी वापस नहीं आई। होटल का पिछला बगीचा। मेरे पास अब एक और सुराग था। मुझे वहां जाना था। रात के वक्त जब होटल में सब सो चुके थे, मैं चुपचाप अपने कमरे से निकला और पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ा। बाहर हल्की चांदनी फैली थी, जिससे बगीचे की झाड़ियों पर अजीब सा साया पड़ रहा था। मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस जगह पहुंचा जहां सुहानी को आखिरी बार देखा गया था। हवा में फिर वही इत्र की खुशबू तैर गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तभी किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। मैं तेजी से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन है? मैंने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं आया। मैंने बगीचे के चारों ओर नजर दौड़ाई। अचानक जमीन पर हल्की खुदाई के निशान दिखे। ऐसा लग रहा था कि कुछ यहां से हटाया गया था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यहां कुछ गाड़ा गया था? मैंने पास ही पड़ी लकड़ी की एक छड़ी उठाई और धीरे धीरे मिट्टी हटाने लगा। थोड़ी ही देर में मुझे एक छोटा धातु का डिब्बा मिला। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया और खोला।
अंदर कुछ पुराने कागज थे। मैंने ध्यान से देखा, यह एक डायरी थी, सुहानी की डायरी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से पहले पन्ने को पढ़ना शुरू किया। 15 अगस्त 2033 आज। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मैं इस होटल में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। कल रात किसी ने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन जब मैंने खोला तो वहां कोई नहीं था। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। मैंने आगे पढ़ा। 16 अगस्त 2023। मुझे लगता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। जब मैं बगीचे में टहल रही थी तो लगा कि झाड़ियों के पीछे कोई खड़ा है, लेकिन जब मैंने देखा तो कोई नहीं था। अब मेरी जिज्ञासा डर में बदल रही थी। 17 अगस्त 2023। आज रात कोई मेरे कमरे में घुस आया था। जब मैं सो रही थी तो लगा कि कोई मेरे बिस्तर के पास खड़ा है, लेकिन जब लाइट ऑन की तो कोई नहीं था। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन किसी कारणवश मैं ऐसा नहीं कर पा रही। मेरे हाथ कांपने लगे। डायरी का आखिरी पन्ना फटा हुआ था। ऐसा लगा जैसे किसी ने जबरदस्ती उसे हटाया हो। क्या इसी डायरी में वह राज छुपा था जिसकी वजह से सुहानी को मार दिया गया? तभी हवा में एक हल्की सरसराहट हुई और मेरे पास रखी टॉर्च बुझ गई। अंधेरा मेरे चारों ओर घिराया। अर्णव, मेरा नाम किसी ने धीरे से पुकारा। मैंने तेजी से चारों ओर देखा। कोई नहीं था, लेकिन मैं जानता था कि कोई मौजूद है। तुम्हें सच जानना होगा। वह आवाज फिर गूंजी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अब मुझे यकीन हो गया था कि सुहानी की आत्मा अब भी यहाँ थी और वह चाहती थी कि मैं उसकी मौत का रहस्य सुलझाऊं। लेकिन सवाल यह था कि इस डायरी में ऐसा क्या था जो कोई नहीं चाहता था कि मैं पढूं। मुझे अब पूरी सच्चाई जाननी थी, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े। सुहानी की डायरी मेरे हाथ में थी और मेरी उंगलियां उसकी जर्द पड़ चुकी जिल्द को सहला रही थीं। मन में बेचैनी थी, डर भी था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक अजीब सी जिज्ञासा थी। मैंने वह डायरी अपने बैग में रखी और होटल की तरफ बढ़ने लगा। रात गहरी हो चुकी थी और चारों ओर सन्नाटा पसरा था। हवा के झोंके कभी कभी पेड़ों की टहनियों को झकझोर देते, जिससे उनकी परछाइयां अंधेरे में विचित्र आकार ले लेती। ऐसा लगता था जैसे कोई वहां छुपकर मुझे देख रहा हो। जैसे ही मैं होटल के पिछले दरवाजे तक पहुंचा, मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए अंदर आ गया और सीधे अपने कमरे की ओर चल पड़ा। कमरे में पहुंचकर मैंने दरवाजा बंद कर लिया और हल्की रोशनी जलाई। डायरी को मेज पर रखा और गहरी सांस ली। अब मुझे इसे पूरा पढ़ना था, चाहे जो भी हो। मैंने डायरी का अगला पन्ना खोला। 18 अगस्त 2023। आज मैंने उसे देखा। वही चेहरा जो पिछले कुछ दिनों से मेरी आंखों के सामने तैर रहा था। वह छुपता है, लेकिन मैं जानती हूं कि वह यहीं है। उसने मेरी डायरी के पन्ने पलटे थे। मैं अब और यहां नहीं रुक सकती, मुझे जाना होगा। लेकिन कोई है जो मुझे जाने नहीं देना चाहता। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। डायरी के ये पन्ने सिर्फ कहानी नहीं थे, ये उस दर्द की चीखें थीं जो सुहानी ने महसूस की थी। 19 अगस्त 2023। मैंने होटल छोड़ने का फैसला कर लिया है, लेकिन उससे पहले मैं उस जगह जाना चाहती हूँ जहाँ रात में अजीब आवाजें आती हैं। शायद वहाँ कुछ छुपा है। क्या वह बगीचे की बात कर रही थी? तभी खिड़की से अचानक तेज हवा चली और डायरी के कुछ पन्ने पलट गए। मेरा ध्यान आखिरी खुले पन्ने पर गया। 20 अगस्त 2023 से आज रात आखिरी बार मैं वहां जाऊंगी। अगर मुझे कुछ हो जाए तो यह डायरी मेरी आखिरी गवाही होगी। उसके बाद डायरी खत्म हो गई थी। मैंने ठंडी सांस ली और कमरे में चारों ओर नजर दौड़ाई। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। मेरी सांस अटक गई। मैंने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला। बाहर वही होटल का बूढ़ा कर्मचारी खड़ा था, जिसके चेहरे पर गहरी चिंता थी। उसने धीमी आवाज में कहा, बेटा, तुम्हें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। तुम्हारे लिए खतरा बढ़ रहा है। मैंने पूछा, आप मुझे सब कुछ क्यों नहीं बता देते? उसने इधर उधर देखा, फिर फुसफुसाकर बोला, क्योंकि जो भी इस रहस्य के करीब जाता है वह या तो गायब हो जाता है या फिर वह चुप हो गया। या फिर क्या? उसकी आंखों में डर था। या फिर वह पागल हो जाता है।
मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। तुम्हें सच में सुहानी की कहानी जाननी है? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। उसने मुझे एक छोटे स्टोर रूम में ले जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। वहाँ एक पुरानी अलमारी थी। उसने धीरे से उसका दरवाज़ा खोला और एक पुरानी तस्वीर निकाली। ये देखो। मैंने तस्वीर देखी। ये एक ग्रुप फोटो थी जिसमें कई लोग खड़े थे, लेकिन मेरा ध्यान बीच में खड़ी लड़की पर गया। वह हूबहू सुहानी जैसी दिख रही थी। यह सुहानी है? मैंने पूछा। बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। नहीं, ये वर्ष 1985 की तस्वीर है और ये लड़की सुहानी नहीं है, लेकिन इससे मिलती जुलती थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने लंबी सांस ली। क्योंकि यह होटल एक राज छुपाए बैठा है। जो यहाँ आता है वह इससे जुड़ जाता है, और जो जुड़ जाता है वह कभी पूरी तरह से यहाँ से जा नहीं पाता। मुझे समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रहे थे। तो क्या सुहानी? उन्होंने मेरी आंखों में देखा। सुहानी अकेली नहीं थी। इससे पहले भी कई लोग गायब हुए हैं और उनमें से किसी का भी कोई पता नहीं चला। अब मेरी बेचैनी बढ़ गई थी। क्या आप जानते हैं कि सुहानी कहाँ है? उन्होंने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वह अभी भी यहीं है। कहीं ना कहीं उनकी आंखों में डर था। मैंने तस्वीर वापस अलमारी में रख दी और वहां से निकलने लगा। लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे की ओर बढ़ा, एक अजीब आवाज आई। अर्णव। मैंने घबराकर चारों ओर देखा। तुम्हें सच जानना होगा। आवाज धीमी थी लेकिन बहुत साफ थी। बूढ़े आदमी ने तुरंत मेरा हाथ पकड़ा। यहां से चलो। हमने जल्दी से स्टोर रूम का दरवाजा खोला और बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, होटल का माहौल पहले से भी ज्यादा अजीब लगने लगा। गलियारों में हल्का कोहरा था। होटल की लाइट्स मंद हो चुकी थीं और सबसे अजीब बात, हवा में वही इत्र की खुशबू थी, सुहानी की खुशबू। मैंने बूढ़े आदमी की तरफ देखा। वह कांप रहा था। अब क्या? मैंने पूछा। उसने धीमे स्वर में कहा, अब तुम्हें खुद सच ढूंढना होगा, लेकिन याद रखना, हर सच को जानना जरूरी नहीं होता। मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब मुझे इस रहस्य को सुलझाना ही था, चाहे जो भी हो जाए। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन उसके साथ एक अजीब सी गंध भी महसूस हो रही थी, जैसे पुराने फूलों की खुशबू जिनकी महक समय के साथ फीकी पड़ गई हो। होटल के गलियारे में मैं धीरे धीरे चल रहा था। मेरे दिमाग में हजारों सवाल घूम रहे थे। सुहानी कौन थी? क्या वह सच में मुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं उससे डरता था या फिर मैं उसकी तरफ खींचता चला जा रहा था? मुझे अब हर कोने, हर दीवार पर उसकी मौजूदगी महसूस होने लगी थी। ऐसा लगता था जैसे वह मुझे देख रही थी, मेरी हर हरकत पर नजर रख रही थी। मैं जानता था कि यह एक भ्रम भी हो सकता है, लेकिन मेरा दिल कह रहा था कि सुहानी यहीं कहीं थी। मैं अपने कमरे में पहुंचा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बाहर रात का अंधेरा पसरा था, लेकिन चांदनी हल्की हल्की टिमटिमा रही थी। मैंने गहरी सांस ली और सुहानी की डायरी फिर से खोली। पन्ने धीरे धीरे पलटने लगे और मेरी नज़र एक खास पंक्ति पर रुकी। मैं जानती हूँ कि वह मुझे देखता है। उसकी आंखों में डर नहीं, कुछ और है, कुछ ऐसा जो मेरे लिए अजनबी है। मेरे हाथ कांप गए। क्या वह मेरे बारे में लिख रही थी? ये कैसे हो सकता था? तभी अचानक कमरे की लाइट हल्की हल्की झपकने लगी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। एक ठंडी हवा का झोंका खिड़की से अंदर आया और मेरे चेहरे को छूकर गुजर गया। और फिर मैंने उसे देखा। वह मेरी खिड़की के ठीक बाहर खड़ी थी। उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। उसकी आंखें गहरी थीं, इतनी गहरी कि उनमें कोई अंत नहीं दिखता था। उसका चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसमें एक अजीब सा दर्द भी छुपा था। वह मुझे देख रही थी, सीधे मेरी आंखों में। मैं हिल नहीं सका। फिर धीरे धीरे वह खिड़की के अंदर आई। हवा में उसकी मौजूदगी महसूस की जा सकती थी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं चाहता था कि मैं भाग जाऊं, लेकिन मेरा दिल वह कुछ और ही चाहता था। उसकी उंगलियां हल्के से मेरे चेहरे को छू गईं और एक पल के लिए पूरी दुनिया रुक गई। उसकी छुअन में ठंडक थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी मिठास भी थी। एक ऐसा एहसास जिसे मैंने पहले कभी
महसूस नहीं किया था। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज बेहद धीमी थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो मुझे अंदर तक हिला गया। मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, मैंने मुश्किल से कहा। वह मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में एक गहरी उदासी थी। मुझे कोई नहीं जान सकता। मैं सिर्फ एक कहानी हूँ, एक ऐसा नाम जिसे समय के साथ भुला दिया जाता है। लेकिन मैं तुम्हें भूलना नहीं चाहता। उसकी आंखों में एक पल के लिए चमक आई, लेकिन फिर वह बुझ गई। यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, उसने कहा। क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है? मैंने पूछा। उसने मेरी आंखों में देखा। डर नहीं, लेकिन जो मोहब्बत इंसानों और आत्माओं के बीच होती है, वह कभी भी पूरी नहीं हो सकती। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी त्वचा ठंडी थी, लेकिन उसमें अजीब सी नरमी भी थी। अगर मैं कहूं कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, उसने धीरे से अपना हाथ छुड़ा लिया और पीछे हट गई। तुम नहीं जानते कि तुम क्या कह रहे हो। शायद मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि जब तुम पास होती हो तो मैं किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं सकता। उसकी आंखों में एक दर्द झलक आया। मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती अर्नव, लेकिन मेरा अतीत, मेरा वजूद, ये सब तुम्हें सिर्फ दर्द देगा। तो मुझे अपना अतीत बता दो। वह कुछ देर चुप रही, फिर उसने धीमे स्वर में कहा, अगर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूं तो तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उसने गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। बहुत साल पहले मैं भी तुम्हारी तरह थी, एक इंसान जो प्यार और जिंदगी में यकीन रखता था। लेकिन एक रात मेरी किस्मत बदल गई। क्या हुआ था? मुझे प्यार हो गया था। किससे? उसकी आंखें चमक उठीं, लेकिन उनमें एक दर्द भी था। एक इंसान से। मैंने उसकी तरफ देखा और फिर मुझे धोखा मिला। उसने मुझसे वादा किया था कि वह मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन जब समय आया तो उसने मुझे अकेला छोड़ दिया, और उस अकेलेपन ने मुझे इस अंधेरे में धकेल दिया। मैंने उसके चेहरे को देखा। उसके होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखों में आंसू थे। क्या तुम अब भी उससे प्यार करती हो? उसने मेरी आंखों में देखा। नहीं, अब मैं सिर्फ भटक रही हूं। तो अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं? वह एक पल के लिए चुप रही, फिर उसने धीरे से कहा, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या मांग रहे हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और मेरी उंगलियों को छुआ। अचानक एक झटका लगा और मेरे चारों ओर हर चीज बदल गई। मैं अब अपने कमरे में नहीं था। मैं एक पुराने खंडहर में था, जहां दीवारों पर दरारें थीं और हर तरफ धुंध फैली हुई थी। और वहां उन दीवारों के बीच एक लड़की खड़ी थी, खूबसूरत लेकिन टूटी हुई। ये मेरा सच है। तुम अब भी खूबसूरत हो। वह हंसी, लेकिन उसकी हंसी में दर्द था। तुम मेरे साथ रहना चाहते हो? उसने पूछा। हाँ, उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहली बार एक चमक थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा डर भी। अगर तुमने यह फैसला कर लिया है तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, सुहानी। वह मुस्कुराई, और पहली बार उसकी मुस्कान में सिर्फ प्यार था। कोई दर्द नहीं, कोई अंधेरा नहीं। और फिर चारों ओर की दुनिया धुंधली पड़ने लगी। मैं गिरने लगा, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। अब हम अलग नहीं होंगे, उसने कहा। और उस रात मैंने अपनी मोहब्बत को पा लिया। एक चुड़ैल जो कभी इंसान थी, और एक इंसान जो अब उसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार था। सुहानी की बाहों में सिमटे हुए मैं एक अनजाने एहसास में डूबा हुआ था। यह एहसास न डर का था, न ही अजनबीपन का। यह कुछ ऐसा था जिसे मैं पहले कभी महसूस नहीं कर पाया था। उसकी ठंडी उंगलियां जब मेरे चेहरे को छू रही थीं, तो ऐसा लग रहा था मानो वक़्त ठहर गया हो। मैं उसे देख रहा था और वह मुझे। उसकी आंखों में एक गहरी उदासी थी, लेकिन उसमें अब भी मोहब्बत की एक लौ जल रही थी। अर्नव, उसने मेरा नाम इतनी कोमलता से लिया कि मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। मैंने धीरे से कहा, उसकी आंखों में झांकते हुए। तुम जानते हो कि यह मोहब्बत नामुमकिन है ना? मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। मोहब्बत और नामुमकिन, ये दोनों शब्द कभी एक साथ नहीं चलते सुहानी।
मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक अनकही दास्तान छुपी थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपने साथ एक अंधेरे रास्ते पर ले गई। यह रास्ता किसी दूसरी दुनिया की तरह लग रहा था। चारों ओर हल्की धुंध फैली हुई थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में धीरे धीरे हिल रही थीं, जैसे कोई पुरानी लोरी गा रही हो। कहाँ ले जा रही हो? मैंने उससे पूछा। बस चलो, उसने धीरे से कहा। हम चलते रहे और फिर हम एक पुराने जर्जर हवेली के सामने आकर रुके। हवेली बेहद डरावनी थी। दीवारों पर काई जमी हुई थी, खिड़कियां टूटी हुई थीं और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। लेकिन सुहानी के चेहरे पर एक अलग ही भाव था। वह इस जगह को बहुत अच्छे से जानती थी। यहाँ क्या है? मैंने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। मेरा अतीत, उसने धीमे स्वर में कहा। मैं चौंक गया। ये तुम्हारा घर था? उसने सिर हिलाया। कभी था। जब मैं जिंदा थी तब ये मेरी दुनिया थी। यहाँ मेरी हंसी गूंजती थी, यहाँ मेरे सपने पलते थे। लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। मैं उसकी आंखों में गहराई से देखने लगा। तुम्हें अब भी उस सब की याद आती है? यादें कभी मरती नहीं अर्णव, उसने हल्के से कहा। वे बस समय के साथ धुंधली हो जाती हैं, लेकिन कुछ यादें वो कभी धुंधली नहीं होती। वो हमेशा के लिए हमारे साथ रहती हैं, जैसे ये हवेली मेरे साथ है। मैंने उसकी उंगलियां अपने हाथों में कसकर पकड़ लीं। तो चलो उन यादों को फिर से जिया जाए। वह थोड़ा चौंकी। कैसे? मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अंदर चलकर। वह कुछ पलों तक मुझे देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हम अंदर गए। हवेली की दीवारों पर पुराने चित्र लटके हुए थे, जिनमें सुहानी की छवि झलक रही थी। कहीं वह एक छोटी बच्ची थी, तो कहीं एक हंसती हुई लड़की। वहां एक पुराना झूला था जो हल्के हल्के हवा से हिल रहा था। ये मेरा कमरा था, उसने धीरे से कहा, एक दरवाजे की ओर इशारा करते हुए। मैंने दरवाजा खोला। अंदर एक पुराना पलंग था, जिस पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। एक कोने में टूटी हुई गुड़िया पड़ी थी और एक अलमारी थी जिसमें पुराने किताबें रखी हुई थीं। तुम्हें किताबें पसंद थीं? मैंने पूछा। उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हाँ, बहुत। मैं घंटों पढ़ा करती थी, खिड़की के पास बैठकर। मुझे कहानियाँ बहुत पसंद थीं, खासकर वे कहानियाँ जिनमें प्यार हमेशा जीतता था। मैंने किताबों में से एक उठाई और उसका पहला पन्ना पलटा। उस पर सुहानी का नाम लिखा हुआ था, खूबसूरत लिखावट में। तो तुम्हें प्यार की कहानियाँ पसंद थीं? उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। हाँ, लेकिन मेरी अपनी कहानी अधूरी रह गई। मैंने किताब नीचे रख दी और उसकी आंखों में देखा। अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हारी कहानी को अधूरा नहीं रहने दूंगा। उसने गहरी सांस ली। अर्णव, तुम नहीं समझते कि यह कितना मुश्किल है। मैं तुम्हें चाहती हूँ, लेकिन क्या? मैं मरी हुई हूँ अर्णव, और तुम जिंदा हो। हमारा एक साथ होना नामुमकिन है। मैंने उसके हाथों को अपने हाथों में लिया। मोहब्बत को जिंदगी और मौत की सरहदें नहीं रोक सकती सुहानी। उसकी आंखें भर आईं। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो क्या तुम मेरे साथ हमेशा रह सकते हो? मैंने बिना सोचे जवाब दिया। हाँ। वह थोड़ा पीछे हटी। लेकिन इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी जिंदगी छोड़नी होगी, अपनी दुनिया छोड़नी होगी। मैं चुप रहा। यह सच था। अगर मैं सुहानी के साथ रहना चाहता था तो मुझे सब कुछ छोड़ना होगा। लेकिन क्या मैं इसके लिए तैयार था? मैंने उसकी आंखों में देखा। वहां सिर्फ प्यार था, एक ऐसा प्यार जो अनंत था, जो हर हद से परे था। अगर मेरी दुनिया में तुम नहीं हो तो उस दुनिया का कोई मतलब नहीं है, मैंने धीरे से कहा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। अर्णव, मैंने उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ सुहानी, किसी भी कीमत पर। उसने अपने कांपते होंठ खोले, लेकिन कुछ कह नहीं सकी। फिर उसने धीरे से अपना हाथ मेरे सीने पर रखा और अचानक हवा में एक अजीब सी ऊर्जा बहने लगी। हवेली के पुराने दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगे, दीवारों पर टंगी तस्वीरें हिलने लगीं और हवा में एक हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी। अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो तो एक आखिरी इम्तिहान है, उसने कहा। क्या?
तुम्हें अपनी जिंदगी छोड़नी होगी, अपनी आत्मा को इस दुनिया से मुक्त करना होगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, वहां डर था, लेकिन साथ ही उम्मीद भी थी। क्या तुम मेरे साथ हो? मैंने गहरी सांस ली, फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हमेशा के लिए। उसने अपना हाथ मेरे सीने पर रखा और अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी पूरी दुनिया घूम रही हो। हर चीज धुंधली पड़ने लगी, मेरी सांसें तेज हो गईं और फिर एक गहरी शांति छा गई। मैंने अपनी आंखें खोली। अब मैं कहीं और था, एक नई दुनिया में, जहां सिर्फ मैं और सुहानी थे, हमेशा के लिए साथ। मैंने अपनी आंखें खोली तो खुद को एक नई दुनिया में पाया। यह जगह न मेरे गांव जैसी थी न शहर जैसी। यहाँ हर चीज कोहरे में लिपटी हुई थी, जैसे किसी भूली बिसरी याद की तरह। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन यह ठंड असहज नहीं थी। मैं जिंदा था, लेकिन फिर भी कुछ बदला बदला सा लग रहा था। सुहानी मेरे सामने खड़ी थी, उसकी आंखों में वही मोहब्बत, वही तड़प। मैंने धीरे से उसका हाथ पकड़ा। क्या हुआ? मैंने पूछा। तुम अब इस दुनिया का हिस्सा बन चुके हो अर्नब। अब तुम और मैं हमेशा के लिए एक साथ हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सुकून था, लेकिन मैं अब भी खुद को समझने की कोशिश कर रहा था। क्या मैं मर चुका हूं? मैंने धीरे से पूछा। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। मौत और जिंदगी के बीच एक दुनिया होती है, जहां सिर्फ वे लोग रह सकते हैं जो मोहब्बत के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देते हैं। तुम अब उस दुनिया का हिस्सा हो। मैंने चारों तरफ देखा। यहाँ हर चीज किसी सपने जैसी थी। दूर तक फैले हुए सफेद पेड़, हवा में तैरती हल्की रोशनी और एक अजीब सा संगीत जो कहीं से आ रहा था। क्या यहाँ और भी लोग हैं? मैंने पूछा। सुहानी ने सिर झुका लिया। हाँ, लेकिन वे सब अपनी अपनी मोहब्बत की कहानियों में कैद हैं। किसी ने सदियों तक इंतजार किया, किसी ने आधी कहानी जीने के बाद सब कुछ छोड़ दिया। हर आत्मा यहाँ अपने प्यार के साथ रहती है, कुछ खुश, कुछ अधूरे अरमानों के साथ। मैं उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, तो हम यहाँ हमेशा के लिए रह सकते हैं? उसने मेरी उंगलियां कसकर पकड़ ली। अगर तुम चाहो तो हाँ, लेकिन एक आखिरी इम्तिहान अभी बाकी है। क्या? अगर तुम सच में मेरे साथ रहना चाहते हो तो तुम्हें अपने अतीत को पूरी तरह छोड़ना होगा। तुम्हारी यादें, तुम्हारा परिवार, तुम्हारी दुनिया, सब कुछ। मैं कुछ देर तक सोचता रहा। क्या मैं अपने माता पिता, अपने दोस्तों, अपनी जिंदगी को भूल सकता हूँ? लेकिन जब मैंने सुहानी की आंखों में देखा तो मुझे एहसास हुआ कि वह मेरी असली दुनिया थी। मैं जहाँ भी रहूँ, अगर वह मेरे साथ है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं तैयार हूँ, मैंने धीरे से कहा। उसने मेरी आंखों में देखा। सच? मैंने सिर हिलाया। अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे कुछ और नहीं चाहिए। वह मुस्कुराई और उसने अपनी हथेली मेरी छाती पर रखी। अचानक हवा तेज होने लगी, चारों ओर रोशनी चमक उठी और मेरी आंखों के सामने मेरा पूरा अतीत दौड़ने लगा। मेरे माता पिता की हंसी, मेरा बचपन, मेरे दोस्तों के साथ बिताए पल, मेरा गांव, मेरी पुरानी यादें, सब कुछ एक धुंध की तरह मेरे चारों ओर घूम रहा था। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैं सब कुछ खो दूंगा, लेकिन फिर सुहानी की आंखों में देखते ही मुझे एहसास हुआ कि यह सब कुछ खोना नहीं, बल्कि कुछ नया पाना है। धीरे धीरे मेरी पुरानी यादें धुंधली होने लगीं और मैं पूरी तरह से इस नई दुनिया का हिस्सा बन गया। अब मैं और सुहानी एक नई जिंदगी जीने के लिए तैयार थे। हम इस जगह के बाशिंदे बन चुके थे, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ मोहब्बत थी, न कोई डर, न कोई बंधन। हम दोनों हाथों में हाथ डालकर उस अनंत सफर की ओर बढ़ चले, जहां बस प्यार था और कुछ नहीं।